हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं विनोद सोनोने। आज हम साइंस वन का पहला लेसन जो हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा केपलर्स लॉज। दीज आर द लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। जैसे आपको पता होगा कि ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारी सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स, दे आर कॉन्स्टंटली कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। आपल्या सोलर सिस्टममधले सगळे प्लॅनेट्स हे सनच्या भोवती कॉन्स्टंटली कंटिन्युअसली रिवॉल्व करत आहे, याला म्हणतात प्लॅनेटरी मोशन। तो इन प्लैनेटरी मोशन में जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, दे आर द लॉज। इनकी डिस्कवरी जॉनेस केपलर नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इनको बोला जाता है केपलर्स लॉज। तो केपलर के 3 लॉज हैं, ख्याल में रखना नंबर आपको। देर आर 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और वी कैन से देर आर 3 केपलर्स लॉज। इन तीनों लॉ का डिस्कशन आज हमको करना है, इनकी चर्चा हमको करना है। काफ़ी सिंपल है, ख्याल देके आपको समझना है। तो फर्स्ट लॉ की तरफ हम चलते हैं। केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर का पहला लॉ। तर या लॉमध्ये केपलरने मुख्यतः हे सांगितलं की प्लॅनेट्स सनच्या भोवती कशा प्रकारे फिरतात। इसमें मुख्यतः ऑर्बिट की बात की है। ऑर्बिट मतलब घूमने का रास्ता, इसलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो पहले लॉ में केपलर ने मुख्यतः ये बात बताई कि प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मुख्य बात ख्याल में रखना आपको कि प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ जो मोशन होता है ये सर्कुलर नहीं होता। इसके पहले लेक्चर में आपने सुना होगा, कई बार हमने पढ़ा है, सुना है कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन नहीं। अब यहाँ करेक्शन कर लेना है हमको कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते। सो दे रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल मतलब ओवल, जिसको हम बोलते हैं अंडाकृति। तो प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट होता है ये इलिप्टिकल होता है, ठीक है। तो सन का पोजीशन क्या होगा, सन कहाँ पर होता है? तो जैसे सर्कल को होता है सेंटर, पता है ना आपको, सर्कल को एक सेंटर होता है। ऐसे जो इलिप्स होता है इसको 2 पॉइंट्स होते हैं सेंटर जैसे, दे आर कॉल्ड फोकल पॉइंट्स। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी, फिर से रिपीट करता हूँ कि जब भी आप ये वीडियो लेक्चर सुनोगे, देखोगे, तो टेक्स्ट बुक आपको आपके सामने ओपन करके रखना है। ये आपके लिए बेटर होगा, कन्वीनियंट होगा समझने के लिए। तो अगर टेक्स्ट बुक नहीं निकालिए तो पहले अपना अपना टेक्स्ट बुक निकाल लो। ओपन एट पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे आपको ये टॉपिक मिलेगा, केपलर्स लॉज या प्लैनेटरी लॉज। पहला लॉ हम डिस्कस करें तो प्लैनेट्स का रिवॉल्यूशन सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज इलिप्टिकल। तो सन का पोजीशन में आपको बता रहा था, सर्कल को जैसे सेंटर होता है ऐसे ही इलिप्स को 2 पॉइंट होते हैं, दे आर कॉल्ड फोकल पॉइंट्स। यू कैन सी फिगर 1.3, आप देखो पेज नंबर 3 पर, उसमें आपको 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, F1 एंड F2। इनको बोला जाता है फोकल पॉइंट्स। तो सन का पोजीशन इन दोनों फोकल पॉइंट्स में से किसी एक फोकल पॉइंट पर होता है। द सन इज एट वन ऑफ द 2 फोकल पॉइंट्स, दोनों में से एक पर सन होता है। तो ठीक है, तो केपलर के पहले लॉ में ये 2 बातें, ये 2 पॉइंट्स हमको बताना है। पहला पॉइंट कौन सा, ऑर्बिट का शेप कैसा होता है, इलिप्टिकल, सर्कुलर नहीं। और दूसरी बात हमको कौन सी बतानी है, कौन सी ख्याल में रखनी है, पोजीशन ऑफ सन, कहाँ पर होता है सन। सो सन इज एट वन ऑफ द 2 फोकल पॉइंट्स। इन शॉर्ट फिर से एक बार बताता हूँ, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में 2 बातें बताना है, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट and the sun is situated at one of the 2 focal points. प्लॅनेट हे सूर्याभोवती
इलिप्टिकल मार्गाने फिरतात, इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरतात आणि सन जो आहे याचं पोझिशन 2 फोकल पॉईंट्सपैकी एका फोकल पॉईंटवरती राहतं. बस इतना ही आपको ख्याल रखना है. दिस इज द फर्स्ट लॉ. इज दैट क्लियर? काफ़ी सिंपल है. ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सेकंड लॉ की तरफ. केपलर का सेकंड लॉ, इसमें क्या बताया गया? तो इसके लिए आपको पेज नंबर 3 पर देखना पड़ेगा, फिगर 1.4. अब इमेजिन करना है आपको कि ये प्लैनेट का रास्ता है, इलिप्स. इस रास्ते प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है और सन फोकल पॉइंट पर है. तो इमेजिन करो कि सन की पोजीशन से या सन के प्लेस से जहाँ प्लैनेट है वहाँ पर आपने ऐसी एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करना है या इमेजिन करना है. जैसे आपके घड़ी में कांटे होते हैं, आपल्या घड्याळात कांटे असतात, हँड्स ऑफ क्लॉक. ऐसे आपको इमेजिन करना है कि प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है और सन एट 1 फोकल पॉइंट है. तो वहाँ से जहाँ प्लैनेट होगा वहाँ तक का ये लाइन. सो इमेजिन अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम पोजिशन ऑफ द सन टू पोजिशन ऑफ द प्लैनेट. ठीक है. अब ये प्लैनेट जब रिवॉल्यूशन करेगा, सन के चारों तरफ घूमेगा, तो ये जो लाइन होता है सन से प्लैनेट की पोजीशन तक निकाला गया लाइन, ये लाइन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है. हे तुमच्या लक्षात येतं का स्वीप करणे म्हणजे काय? कई बार आपने बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी होती है, कार वगैरह खड़ी होती है ना, इन पे इनके ग्लास पे काफ़ी धूल बैठती है. जो इसका वाइपर होता है, जब वो ऐसे घूमता है वाइपर, तो उतने एरिया की धूल हटा देता है. इसी को बोलते हैं स्वीप करना. तो ऐसा एक वाइपर हमको इमेजिन करना है, कहाँ से कहाँ तक. तो सन की पोजीशन से प्लैनेट की पोजीशन तक का ये जो लाइन है, इमेजिन करो ऐसा एक वाइपर है, लाइन है. तो सेकंड लॉ में क्या बताया केपलर ने सेकंड लॉ में ये बताया कि इक्वल टाइम इंटरवल में ये जो लाइन होता है ये इक्वल एरिया स्वीप करता है. इफ़ यू सी फिगर 1.4, इसमें आपको 3 ब्लू शेडेड पार्ट दिखाई दे रहे हैं. वन शेडेड पार्ट इज ABS, second shaded part is DCS, and the third shaded part is EFS. The sun is at position at point S. तो A से B तक या C से D तक या E से F तक प्लैनेट को जाने के लिए सेम समय लग रहा है. ये इसमें कंडीशन है कि इन इक्वल टाइम. तो A से B तक जब प्लैनेट जाता है तो जितना एरिया स्वीप होता है उतने ही समय में अगर प्लैनेट C से D तक जा रहा है तो वहाँ जो ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उतना एरिया स्वीप होगा. उतने ही टाइम इंटरवल में अगर प्लैनेट E से F तक जा रहा है तो जो SEF एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो स्वीप होगा. ये तीनों एरिया इक्वल होते हैं. दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ. थोड़ा आपको स्टार्ट में थोड़ी दिक्कत जाएगी, लेकिन आपको कंसेप्ट अगर समझ गया तो आपको आसानी से ख्याल में रखते आएगा. एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, केपलर का सेकंड लॉ. इसमें आपको इमेजिन करना है. इमेजिन अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सन टू पोजीशन ऑफ द प्लैनेट. सन से प्लैनेट की पोजीशन तक का लाइन इमेजिन करो. जब ये प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो ये लाइन इक्वल एरिया ऐसे स्वीप करेगा. So in same time interval, in equal time interval, the line drawn from sun to the position of the planet sweeps equal area. Now you can start like this. A line from sun to position of the planet sweeps out equal area in equal intervals of time. And that's why figure में अगर आपने देखा तो जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है ABS, दूसरा शेडेड एरिया आपको दिख रहा है CDS और तीसरा शेडेड एरिया आपको दिख रहा है EFS. ये तीनों एरिया इक्वल रहेंगे, लेकिन कब?
अगर प्लैनेट को ए से बी तक या सी से डी तक या ई से एफ तक जाने के लिए सेम समय लगता है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में ये जो लाइन होता है ये इक्वल एरिया स्वीप करता है। इसी को बोला जाता है कि प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी सेम होता है। ठीक है, दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ। पहला लॉ हमने डिस्कस किया, सेकंड लॉ हमने डिस्कस किया, अभी हम बात करेंगे थर्ड लॉ की। लेक्चर के एंड में फिर से हम तीनों लॉज को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। केपलर का तीसरा लॉ। अब तीसरा लॉ जो होता है इसमें एक रिलेशन आपको बताया गया। इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट एंड एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। पहले लॉ में हमने बताया कि सन इज एट वन ऑफ द फोकल पॉइंट एंड द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो सन से प्लैनेट का डिस्टेंस कम ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ इलिप्टिकल शेप। सो वी कंसिडर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। ठीक है, इसमें पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, पहले इसकी हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट? सो सिंपल, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब होता है इट इज अ टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। प्लॅनेटने सनच्या भोवती एक रिव्हॉल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी जो काही वेळ त्याला लागत असेल, जो काही टाइम त्याला लागत असेल, दैट इज नोन एज पीरियोडिक टाइम या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये समझ गया आपको? सन का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए लगने वाला जो समय होता है दैट इज पीरियोडिक टाइम या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और सन से प्लैनेट का जो डिस्टेंस होता है ये कम ज़्यादा होता है, तो हमको कंसिडर करना है एवरेज डिस्टेंस। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और एवरेज डिस्टेंस, इन दोनों के बीच रिलेशन, इसकी चर्चा थर्ड लॉ में होती है। तो केपलर का थर्ड लॉ, ये दो चीज़ें आपको समझ गई। अभी केपलर का थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ में इन दोनों में रिलेशन हमको बताया है, इन दोनों में डिपेंडेंस बताया है। वो डिपेंडेंस कैसा है? तो पीरियोडिक टाइम का स्क्वायर, बी केयरफुल, पीरियोडिक टाइम का या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर और जो एवरेज डिस्टेंस है प्लैनेट का सन से, इसका क्यूब। इज दैट क्लियर? स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और दूसरा एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है इसको हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो उसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा फिर? केपलर का थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of average distance of the planet from the sun। फिर से एक बार आपके लिए रिपीट करता हूं, थोडं काळजीपूर्वक ऐका। एकाचा स्क्वेअर आणि दुसऱ्याचा क्यूब आहे। स्क्वेअर कोणाचा आहे? तर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एका रिवॉल्यूशनसाठी लागणारा वेळ, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वेअर और एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इसका क्यूब, या दोघांमध्ये रिलेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसे है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? तो जिस प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में ये भी बढ़ता है। दोघांमध्ये होणारं इन्क्रीज किंवा दोघांमध्ये होणारी डिक्रीज हे सारख्या प्रमाणात राहते, याला म्हणतात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों सेम अनुपात में बढ़ते हैं या सेम अनुपात में घटते हैं, इसी को बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो केपलर का तीसरा लॉ, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ पीरियड, क्योंकि इसमें पीरियोडिक टाइम की हम बात करते हैं। तो व्हाट इज केपलर्स थर्ड लॉ? द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसी को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 3।
पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को अगर हमने कैपिटल टी कंसीडर किया और एवरेज डिस्टेंस को अगर हमने स्मॉल आर कंसीडर किया, तो इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे बनेगा? पेज नंबर 3 पर आप देख सकते हो, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, प्रोपोर्शनलिटी का साइन पता है ना आपको कैसे होता है, अल्फा जैसा। तो पहले इसका स्टेटमेंट, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे? तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब और टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। फार महत्वाचा है। तो ये जो रेशियो बनता है टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये कॉन्स्टंट होता है, याची व्हॅल्यू ठरलेली आहे, ती फिक्स राहते, ती कमी जास्त होत नाही। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलमध्ये रेशियो कॉन्स्टंट असतो। तर कशाचा रेशियो कॉन्स्टंट असतो? तर टी स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टंट। दोन प्रकारे सांगता येते, एक तर प्रोपोर्शनल सांगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किंवा मग हा रेशियो कॉन्स्टंट आहे, अशा प्रकारे आपण सांगू शकतो। सो दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ। पेज नंबर 3 पे अगर आपने देखा तो आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको मिलेगा। इक्वेशन 1 आपको दिखाई दे रहा है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल के इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये जो इक्वेशन बना है टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टंट है। इसका काम हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम में पडेगा। हे इक्वेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, फार महत्त्वाचं आहे। याचं काम आपल्याला पुष्कळशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लेममध्ये, मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेममध्ये पडणार आहे। अशा प्रकारे हे केपलरचे 3 लॉज आहेत। दीज आर 3 लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन, किंवा शॉर्टमध्ये याला म्हणतात केपलर्स लॉज। तर किती लॉज आहेत सांगा बघू? येस, देर आर 3 लॉज। ठीक आहे, आता शॉर्टमध्ये लक्षात कसं ठेवायचं? पहिला लॉ हा कशाबद्दल आहे? प्लॅनेटचा ऑर्बिट कशा प्रकारचा आहे, कोणत्या आकाराचा आहे आणि सन कुठे आहे। प्लैनेट का ऑर्बिट किस प्रकार का है और सन का पोजीशन क्या है, ये पहले लॉ में हमको बताना है। सेकंड लॉ कशाबद्दल आहे? इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, करेक्ट। थर्ड लॉ कशाबद्दल आहे? तर प्रोपोर्शनॅलिटी, डायरेक्ट व्हेरिएशन आहे कशामध्ये? टी स्क्वेअर आणि आर क्यूब। टी म्हणजे पीरियड ऑफ पीरियडिक टाइम, आणि आर म्हणजे एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, दीज आर केपलर्स 3 लॉज। एक बार फिर से आपको तीनों लॉज में एक रिकैप शॉर्ट में बताता हूँ। केपलर का पहला लॉ, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in elliptical orbit and the sun is situated at one of the 2 focal points, that's all। केपलर का दूसरा लॉ, a line from sun to position of the planet sweeps equal area in equal interval of time। तीसरा लॉ, टी स्क्वेअर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। याला सांगायचं कसं डिटेलमध्ये? द स्क्वेअर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लॅनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लॅनेट फ्रॉम द सन। मैथमेटिकली टी स्क्वेअर प्रोपोर्शनल आर क्यूब किंवा टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल के इक्वल टू कॉन्स्टंट। हा रेशियो टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब याची व्हॅल्यू ठरलेली आहे, फिक्स आहे, ती कॉन्स्टंट आहे। अशा प्रकारे आज आपण केपलर्सचे लॉज डिस्कस केले, जे तुम्हाला पुस्तकामध्ये पेज नंबर 3 वरती दिलेले आहेत। ये पेज नंबर 3 आपको थरोली पढ़ना है। इन तीनों लॉज के स्टेटमेंट, इसकी डायग्राम भी आपको दिखाई दे रही है।
सेकंड लॉ में डायग्राम का आपको काम पड़ेगा, फर्स्ट लॉ में भी आप डायग्राम निकाल सकते हो। डायग्रामेटिकली the position of the sun and the position of the planet can be shown, या elliptical orbit can be shown. So these are the three laws known as Kepler's laws. ये तीनों laws आपको thoroughly पढ़ना है, समझ लेना है, लर्न करना है। इन केस आपको कोई दिक्कत जाती हो, कोई डाउट अगर आपका हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझता हो, सो यू कैन कॉल मी, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पर आप आपके डाउट्स पोस्ट करो। सारे डाउट्स का आंसर मैं आपको वहीं पर दूंगा, आपका कोई भी डाउट अनआंसर्ड नहीं रहेगा। धन्यवाद।